जब सिचन ने कहा कि सबको अपने कमरे में जाना चाहिए, सभी इस बात के लिए राजी भी हो गए, यहाँ तक कि वो अपने अपने रूम की तरफ जाने भी लगे। दूसरी तरफ विंग ये सोचने लगा, मैं तो चंचा के साथ सोता हूँ, यहाँ तक कि हम दोनों तो एक ही बेड पर सोते हैं, पर लांचा को तो किसी का भी टच पसंद नहीं है। वो तो ये सब नहीं कर पाएगा, ऊपर से मुझे भी जिंक्शन में रहना पड़ेगा। उस सन्नाटे भरे भूतिया घर में मैं अकेला नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे जिंक्शन में अकेला चला जाऊँ और लांचा को गेस्ट रूम में सोने के लिए कहूँ, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। कुछ तो करना पड़ेगा विंग, कुछ सोच वी फुशियान, कुछ सोच। तभी उन सबको एक आवाज़ सुनाई दी। लान वांगजे ने कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ जिक्शी चलो। अब जियांग शेंग को तो मिर्ची लगनी ही थी, उसने बीच में नाक घुसाते हुए कहा, क्यों, क्या काम है मेरे भाई से? विंग सोचने लगा, ये गधा जंगशा बीच में बोले बिना रह ही नहीं सकता, अब इसको क्या बहाना मारूं। पर तभी लान से चैन बोले, वांगजी, मास्टर वी को ले जाना ज़रूरी है क्या? देखो अभी कितनी रात हो चुकी है। इस पर विंग ने कहा, हाँ ब्रदर, ज़रूरी है। तो लान से चैन ने कहा, मास्टर वी, आपको कोई परेशानी तो नहीं? अगर आपको कोई काम है, कोई परेशानी है, तो आप खुलकर बता सकते हैं। ये सारी बात सुनकर वांगजी भी पीछे मुड़ा और बोला, शीजिए, मुझे जाना होगा। यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आशियान, तुम जाओ। शायद सेकंड यंग मास्टर को तुमसे कोई ज़रूरी काम होगा। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया? जंगशा ने आश्चर्य से पूछा। तो यानली उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं आशिंग, तुम अपने कमरे में चलो। तभी जंगशा चिल्लाते हुए बोला, तुम जा रहे हो, पर जल्दी लौट आना। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगा और तब तुम्हें बाहर ही सोना पड़ेगा। जंगशा वहाँ से पैर पटकते हुए चला गया। तब लाज सिचन ने कहा, मुझे भी अब चलना चाहिए। अब तीनों ने भी एक दूसरे को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। इधर विंग और वांगजी जैसे ही जिंगशी पहुँचे, विंग ने तुरंत जिंगशी का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से एक बार इधर उधर परेशान होकर चक्कर काटने लगा। और वांगजी की नज़रें बस विंग पर ही थी। विंग जिस तरफ चलकर जा रहा था, वांगजी की मुंडी बस उस तरफ घूम रही थी। विंग के पैर तो नहीं थके, पर वांगजी इरिटेट हो गया। उसने कहा, विंग तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विंग ने कहा, लांजा, परेशान ना हो तो क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अब विंग लांजा के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, देखो लांजा, किसी को ये बात पता चले इससे पहले हमें इस सब से निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, ताकि हमारी सोल अपने अपने शरीर में वापस आ जाए। विंग की बात सुनकर वांगजी भी सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद बोला, विंग, मुझे लगता है इस बात का जवाब ढूंढने के लिए हमें लाइब्रेरी पवेलियन जाना चाहिए। शायद वहाँ से हमें कोई रास्ता मिल सकता है। विंग ने कहा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, कल के व्याख्यान खत्म होने के बाद हम तुरंत वही चलेंगे। चलो, कोई एक तो रास्ता दिखाई दिया। ये सोचकर विंग ने राहत की सांस ली। वो काफ़ी हद तक शांत हो गया। फिर उसने वांगजी की तरफ देखा और मुस्कुराया। अचानक से वांगजी को कुछ अजीब सा फील होने लगा। शायद उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, खून भी तेजी से बहने लगा, शायद गाल भी गुलाबी हो गए। वांगजी तो यही सब सोच रहा था। तभी दोबारा से विंग की आवाज़ आई, लांझा, हम दोनों कहाँ सोएंगे? अब तो वांगजी भी होश में आ गया और कुछ सोचने लगा। तभी विंग ने कहा, ऐसा करो, तुम बेड पर सो जाओ और मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। नहीं, हम दोनों बेड पर सोएंगे। वांगजी तुरंत बोल पड़ा। एक तरह से विंग की बात सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था। लांजा की बात से विंग बहुत बुरी तरह से चौंक गया। लांजा को किसी का टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है और विंग ये बात बहुत अच्छे से जानता है। उसे लगा शायद लांजा उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए विंग ने उसका ख्याल करते हुए कहा, कोई बात नहीं लांजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़मीन पर आराम से सो जाऊंगा। तभी वांगजी ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, हम दोनों बेड पर सोएंगे। या तो तुम बेड पर सो जाओ, वरना मैं भी तुम्हारे साथ नीचे ही सोऊंगा। लांजा की बातें विंग के पल्ले तो नहीं पड़ रही थी, पर समझदार विंग ने समझदारी दिखाते हुए सोचा कि लांजा के ही रूम में उसे ज़मीन पर सोने देना ठीक नहीं है, इसलिए चले वो ही बेड पर सो जाए।
पर विंग के मन में अभी भी हिचकिचाहट थी, तो उसने लांझा से कहा, तुम्हें किसी का टच करना पसंद नहीं है ना लांझा? मेरे ऊपर सोने से तुम्हें दिक्कत होगी। वांगजी के कान फिर से एक बार लाल होने लगे थे, पर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे बेड पर ही सो जाना। अब वांगजी अपने बेड की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे विंग भी चल दिया। दोनों बेड के दोनों तरफ बैठ गए, फिर अपने शूज़ निकाले और सीधी लाइन में बेड पर लेट गए। दोनों बहुत थके थे, इसलिए जल्दी उनकी आंख भी लग गई। अगली सुबह 5 बजे वांगजी की नींद टूटी। उसे लगा उसने एक बहुत भयंकर सपना देखा है। अब उसकी नींद टूटी है तो शायद वो सपना भी टूट गया होगा। उसने कहीं न कहीं एक राहत की सांस ली और वो उठने की कोशिश करने लगा, पर उसे पता चला कि वो अकेला नहीं है, कोई उसकी बाहों में है। वांगजी सर थोड़ा सा पीछे करके सामने वाले पर्सन की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि कोई उसके चेस्ट पे सर रख के सो रहा है। विंग के शरीर में फंसे वांगजी को सब कुछ याद आ गया और उसे पता चला कि ये कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ सच है। अब वांगजी धीरे से विंग से अलग हुआ, बेड से नीचे उतरा और फिर सोते हुए विंग को देखने लगा। इस वक्त उसका शरीर बेड पर था और आत्मा बगल में खड़ी अपने ही शरीर को देख रही थी। तभी बेड पर लेटे विंग ने करवट बदली और वो दूसरी तरफ सर करके सो गया। अब वांगजी वहाँ से नहाने के लिए चला गया। वो अपने कुछ रोब्स लेकर बाथरूम पहुँचा। बाथटब में उतरने से पहले उसने अपने पुराने रोब्स हटाए। फिर वो बाथटब में बैठ गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद के ही शरीर को निहार रहा था। खुद के नहीं, ये शरीर तो विंग का था। और ये बात समझ आते ही वांगजी के कान और गाल फिर से लाल हो गए। वांगजी इतना परेशान हो गया कि वो ठीक से खुद को घिस भी नहीं पाया। जैसे तैसे नहा करके वो बाथटब से बाहर निकला और तुरंत रोब्स पहन लिए, जैसे वो खुद से ही शर्मा रहा हो। अब वांगजी कपड़े पहनकर रूम में आ गया। उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा है, तो वांगजी ने उसे उठाया और कहा कि विंग, अब तुम भी नहा लो। कहते हुए विंग अपनी आंखें मलते हुए उठा और उसी तरह से आधी नींद में बाथरूम की तरफ चलने लगा।